क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी की खपत कृषि यानी एग्रीकल्चर में होती है? 70% से भी ज़्यादा सिंचाई नेचुरल वाटर सोर्सेज से होती है, लेकिन फिर भी सिंचाई किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। पानी की कमी, बारिश पर निर्भरता, क्लाइमेट चेंज, वाटर लॉगिंग, अनियमित वितरण, पावर आउटेज के साथ ही बढ़ती हुई सिंचाई की कॉस्ट, ये सब कृषि और किसानों के लिए एक गहरी समस्या है। डीजल पंप से सिंचाई में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका सीधा असर कार्बन एमिशन और इनपुट कॉस्ट पर है। ऐसे में क्या कोई विकल्प है जो सिंचाई की समस्याओं को कम कर सके? जानने के लिए मिलते हैं मिस्टर राजीव आहूजा से, जो एक अनुभवी कृषि विकास विशेषज्ञ हैं। नमस्ते राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि सत्य में। और आज हम आपसे एक कृषि से जुड़े बहुत अहम मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को अपने बारे में 2-3 लाइनें बताएं। जी, धन्यवाद दिशा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके चैनल कृषि सत्य पे। मेरा नाम राजीव आहूजा है और मैं लगभग 25 साल से कृषि के विभाग में या कृषि के संदर्भ में ही काम कर रहा हूँ। और लगभग मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो वैल्यू चेन में है, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में है और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में है। और अभी जो मेरा रिसेंट कुछ सालों से अनुभव मैं ले रहा हूँ वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ले रहा हूँ। तो उस मामले में आई थिंक मैं ज़्यादा बात कर पाऊँगा आज आपसे। धन्यवाद राजीव जी। तो आज का हमारा मुद्दा आपको पता है, बर्निंग इशू इरिगेशन से रिलेटेड है। सिंचाई की जो सिनेरियो है कंट्री में कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का इंडिया में जो सिंचाई का सिनेरियो है, इरिगेशन का सिनेरियो, वो कैसा है? किस तरीके के मेथड्स यूज़ हो रहे हैं? इन सब के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? क्या दुष्प्रभाव हैं एनवायरनमेंट के लिए या किसानों के लिए, या इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? आज हम आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी दिशा जी, जो मेरी अभी तक समझ बनी है, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इंडिया बहुत बड़ा देश भी है, लेकिन जो मेरी अभी तक अनुभव रहा है कि भारत में जो अभी सिंचाई है लगभग 46% हम कहेंगे कि जो कृषि है वो सिंचाई आधारित है 46%। बाकी रेनफेड है जो बारिश पे आधारित है। और इसमें अब चैलेंज आने वाले समय में, जैसे कि आपने देखा है कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वाटर टेबल डिप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान कृषि का ही है कि कृषि सबसे ज़्यादा पानी, आपने जैसे कि पहले भी कहा, लगभग 60 से 70% हमारी जो वाटर की कंजप्शन है वो कृषि में ही होती है, सिंचाई में ही होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई जो हो रही है, लगभग उस 70% का जो 70% है वो भूजल से, मतलब ग्राउंड वाटर से हो रहा है। अब वो भी एक समस्या है कि ग्राउंड वाटर गिर रहा है, जैसे हम जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बहुत सारी में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है, स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। इसके एक तो ये सिनेरियो पैदा हो रहा है कि बिना सिंचित सिंचाई के जो कृषि है वो थोड़ी सी मुश्किल है, उसका उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन सिंचाई की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। अब हम जो सबसे बड़ा मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि सिंचाई करने के लिए ग्राउंड वाटर की सिंचाई जब की बात हम करते हैं तो बोरवेल, ट्यूबवेल पर इसके 2-3 तरीके हैं निकालने के। पानी कैसे निकाला जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक पंप्स हैं जो कि वो भी काफ़ी मात्रा में हैं भारत में, लेकिन उनमें भी चैलेंज है कि बिजली टाइम पे नहीं आती है। तो फार्मर्स, छोटे किसान जो बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते या है नहीं पंप उनके पास, फिर वो डीजल के पंप यूज़ करते हैं। डीजल के पंप सस्ते भी आते हैं, आसानी से उपलब्ध भी हैं, लेकिन उनके अपने दुष्परिणाम हैं कि एक तो डीजल की कॉस्ट है उसमें बहुत, जो कि पिछले कई सालों में काफ़ी गुना बढ़ गई है, और दूसरा वो वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कार्बन एमिशन बहुत हाई हैं। जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि 5 हॉर्स पावर का जो डीजल पंप होता है वो एक साल में लगभग 5 टन कार्बन एमिशन करता है। अच्छा। तो आप ये जानिए कि अभी तक जो आंकड़े मेरे को ज्ञात हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत में लगभग 1 करोड़ ऐसे पंप हैं, डीजल पंप हैं। तो आप अगर उनको गुना करेंगे और हर साल
कार्बन एमिशन देखेंगे तो 5 करोड़ टन की बात हो रही है सिर्फ डीजल पंप से। मैं इसमें दूसरे प्रदूषण को नहीं गिन रहा हूँ अभी। तो क्योंकि कृषि में बात हो रही है, सिंचाई की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि एक सस्टेनेबल इरिगेशन मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, कैसे इसको सस्टेनेबल बनाया जाए। यही मुझे लगता है कि इस विषय पे हम आगे बात कर सकते हैं। नहीं राजीव जी, आपने बहुत सही बात बताई। मतलब ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं हमारे लिए। तो जैसे आपने बताया कि इन डीजल पंप्स का पर्यावरण पे तो सीधा असर दिख रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन एमिशन। इसका किसानों के लिए क्या दुष्प्रभाव है? मतलब क्या किस तरीके से ये किसानों के लिए दिक्कत कर रहे हैं? देखिए, जो मेरा अनुभव अभी रहा है किसानों के साथ, खास करके छोटे और सीमांत किसानों के साथ, एक तो अपने आसपास का वातावरण भी दूषित कर रहे हैं। अगर आप किसी भी खेत में या गांव में जाइए, अभी खास करके मैं उत्तर प्रदेश के कुछ गांव की बात करूंगा मैं। मेरी एक परियोजना चलती है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में काम कर रहे हैं। वहाँ पे हर तीसरे या चौथे किसान के पास डीजल पंप है। आप सोचिए, जब पानी धान की फसल हो या मेंथा की फसल हो या आलू की फसल हो जो लगाते हैं वो हर साल, पूरा साल वो पंप, सोचिए हज़ारों नहीं लाखों पंप एक साथ चलते हैं, तो कितना धुआं छोड़ रहे होंगे उस गांव के वातावरण को, जिसको हम बोलते हैं कि साफ़ सुथरा है, अच्छी हवा आती है गांव में जाते लिए। तो ये एक तो सीधा परिणाम है कि किसान के खुद की जो अपनी सेहत है उसको भी ख़राब कर रहा है और गांव के वातावरण को भी वो दूषित कर रहा है। और अंत में हम ये कहेंगे कि भाई जो वातावरण का परिवर्तन है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। सबसे बड़ा नुकसान तो मैं एज ए सस्टेनेबल प्रैक्टिशनर मैं ये देखता हूँ। दूसरा, डीजल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाव बहुत बढ़ गए हैं। कभी 30-40 रुपये लीटर होता था, अब 80-90-100 रुपये भी है कुछ स्टेट्स में लीटर में। और इरिगेशन की जो कॉस्ट है, डीजल बेस्ड इरिगेशन की कॉस्ट है, बहुत काफ़ी महंगी हो गई है। लगभग एक खेत को सींचने के लिए, 1 एकड़ के लिए लगभग 1000 रुपये का डीजल एक सिंचाई पे लग जाता है। अगर आपको 10-12 सिंचाई करनी है एक फसल के लिए और पूरे साल में लगभग 20 से 25 सिंचाई करनी है, तो आप सोच लीजिए कि आपका खर्चा कितना बढ़ गया। और उसके बाद ये जो फॉसिल फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो भी एक एसेट है जो हमारे देश में, वो भी एक डिप्लीट हो रही है। तो 2 तरीके से नुकसान है, वातावरण का भी नुकसान है, किसान का भी। बाकी डीजल पंप से जुड़ी हुई और भी समस्याएं हैं, जैसे उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, और उसमें थोड़ी ड्रेजरी, बार बार डीजल डालना फिर रिपेयर कराना। तो किसान उसमें भी ऊपर के कई खर्चे हो जाते हैं, जो कि खेती की जब हम कॉस्ट निकालते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है, उसमें वो कहीं पे काउंट नहीं होते हैं, गणना में नहीं आते हैं। तो किसान समझ नहीं पाता है। इसलिए कभी कभी ये लगता है कि जो एग्री इनपुट कॉस्ट है, जिसमें से सिंचाई एक बहुत बड़ी इनपुट कॉस्ट है, उसको किसान या तो काउंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको समझ लगता है कि ये शायद पानी फ्री में मिल रहा है, मुझे ज़मीन से निकाल रहा हूँ, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कई फसलों में ये 30% तक पहुँची हुई है आपकी पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो ये इस तरह के दुष्परिणाम मैं ये कहूँगा कि हैं डीजल के साथ, डीजल पंप के साथ सिंचाई करने के। तो आपने सच में जो आप ये बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा पंप, लाखों पंप एक साथ चल रहे हैं, तो गांव का एनवायरनमेंट जो हम लोग मानते हैं कि शहरों के मुकाबले ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, इनफैक्ट कि वहाँ पर भी प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है डीजल पंप्स की वजह से। अगर बढ़ता ही रहे, अगर हमने इस पे अभी रोकथाम का कोई उपाय नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये तो शहरों से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो सकती है, जो कि हम सोचते हैं कि शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा है, गांव में भी वो इसी स्थिति पैदा कर सकते हैं वो। तो राजीव जी, अगर वो डीजल पंप नहीं यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा आपको पता है यूपी या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, जहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था नहीं है, तो बिजली के पंप भी वो लोग उतना यूज़ नहीं करते, पावर आउटेजेस रहती हैं, पूरा सारा दिन बिजली नहीं रहती, तो ऐसे में क्या विकल्प है कि फार्मर क्या यूज़ करे? कोई तरीका, क्योंकि बारिश से तो हम नहीं निर्भर रह सकते। आज की आधुनिक तरीके की जो हमारी एग्रीकल्चर है, इतनी सारी क्रॉप्स हम एक साल में लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि जिससे हम फार्मर के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी वो फ्रेंडली हो? कौन सा तरीका है ऐसा? जी, वो
तरीका नया नहीं है, मैं ये कहूँगा कि कई सालों से उसका प्रचलन है, लेकिन अभी भी फार्मर उसको उतना उसका जो कह रहे हैं अपना नहीं पा रहे हैं, अडॉप्शन नहीं हो पा रही है। वो है सोलर सिंचाई, मतलब सौर ऊर्जा का, सोलर इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, सोलर इरिगेशन पंप्स अवेलेबल हैं। तो वही मुझे एक सस्टेनेबल सिंचाई का उपाय लगता है। उसके अपने जो फ़ायदे तो बहुत ही हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है उसका कि कार्बन एमिशन उसका ज़ीरो है, और उसकी जो रनिंग कॉस्ट भी है वो भी काफ़ी कम है। जैसे कि अगर डीजल को, अगर मैं पंपिंग कॉस्ट, अगर जो आंकड़े बताते हैं, तो वो 30 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से पंपिंग कॉस्ट है। इरिगेशन कॉस्ट नहीं मैं कह रहा हूँ, पंपिंग कॉस्ट है। यानी कि उसका अगर हम पूरा सिस्टम लगाएं तो वो, अगर हम उसको 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30 रुपये है, जबकि सोलर की 17 रुपये ही है सिर्फ। तो लगभग 40-45% जो है वो सोलर पंप सस्ता है। तो कार्बन एमिशन में ज़ीरो है। और कार्बन, जैसे मैंने कहा कि डीजल पंप से 5 टन प्रति, अगर आंकड़े ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो पंप चलता है खेत में पूरे साल, जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटी है, 1250 घंटे का हम एक आंकड़ा लेते हैं कि 1250 घंटे कोई भी पंप चलेगा। तो 1250 घंटे अगर पंप एक साल में चलता है तो 5 टन कार्बन एमिशन होती है, जबकि सोलर अगर उतने घंटे चलेगा तो ज़ीरो एमिशन है। सीधा सीधा फ़ायदा है जी। तो एक तो यही फ़ायदा है। कॉस्ट भी मैंने आपको बताई बहुत कम है उसकी, जो ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब अगर हम उसकी एवरेज आउट करेंगे। हाँ, उसका अपना एक चैलेंज ये है कि उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। वो कितनी होगी? लगभग देखिए, वो डिपेंड करता है कि कितने हॉर्स पावर का आप पंप लगाते हैं, लेकिन अगर 2 हॉर्स पावर का लगाते हैं तो 2 लाख है लगभग। हम उसको समझाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि 2 लाख का है तो 2 लाख में हो जाएगा, 3 है तो 3 लाख होगा, 4 से 4-5 लाख रुपए तक जा सकता है, क्योंकि 5 हॉर्स पावर तक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि खेत कितने बड़े हैं, कितने सप्लाई कहाँ तक जानी है, कितनी फसलें लेते हैं। तो वो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है डीजल के मुकाबले में। शायद इसी एक बड़ा रीज़न है कि वो किसान इसको अपना नहीं पा रहे हैं। दूसरा जो इसका है कि इसके जो पैनल लगेंगे, जितना बड़ा पंप होगा उतना बड़ा सोलर पैनल लगेगा, उसको थोड़ी जगह चाहिए होगी। तो जो सीमांत किसान है वो जगह देने में भी थोड़ा हिचकिचाहट करते हैं। जबकि मैं कहूँगा कि एक प्रधानमंत्री की कुसुम योजना भी है, जो कि मार्च 2019 से इसको लागू किया गया था। बहुत सारे किसानों ने इसका फ़ायदा लिया भी है अभी भी, लेकिन अभी भी बहुत सारे, बहुत लाखों, जैसे कि मैंने करोड़ों तक संख्या नहीं पहुंची है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि लगभग 1 करोड़ डीजल पंप हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास बिजली के पंप भी लगे हुए हैं, लेकिन करोड़ों में संख्या नहीं पहुंच पा रही है उसकी। उसका मुख्य कारण मैंने यही बताया कि छोटे किसानों के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है कि कम पैसे लगाने पड़े, या फिर वो उस जगह को कहाँ से लाएं जो अपनी खेती के लिए यूज़ करते हैं। तो ये समस्या अभी तक बनी हुई है। हाँ, पर तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर। तो और हमारे जो टारगेट कस्टमर्स या इस टॉपिक के जो इंटरेस्टेड लोग हैं, किसान हैं, वो भी छोटे ही किसान हैं। तो ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी वाले पंप्स, हम उनको किस तरीके से वो इनकी मतलब कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्योंकि वो खुद तो नहीं लगा सकते। आपने लागत भी बताई है कि काफ़ी ज़्यादा लागत है, प्लस अगर उसके पास 1 एकड़ ही लैंड है और उसी में उसको वो लगाना पड़ जाए पैनल, जहाँ से उसका सन की रेज भी लिमिट हो रही हैं, तो ये सब के पीछे कोई और सिस्टम ला सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो समस्या मैंने अभी बताई उसका समाधान भी लगभग मैं समझ रहा हूँ, और मैं खुद एक कह लिए कि प्रयोग कर रहा हूँ, पायलट कर रहा हूँ अपने एक प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश में। उसमें जो प्राइवेट सेक्टर का, खास करके जैसे भारत में बहुत सारे स्टार्टअप्स का योगदान हो रहा है, बड़ी नई इनोवेशन ला रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में भी इनोवेशंस आए हैं और एग्रीकल्चर में भी इनोवेशंस आ चुके हैं, जिनका ध्यान अभी किसानों का ध्यान या सरकार का ध्यान या डेवलपमेंटल एजेंसीज़ का ध्यान अभी तक उन पर नहीं गया है। लेकिन मैं एक ऐसा अनुभव कर रहा हूँ अभी। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ स्टार्टअप्स सोलर इरिगेशन एज ए सर्विस, यानी कि सौर सिंचाई एज ए सेवा,
सौर सिंचाई सेवा के नाम से एक मॉडल बनाया गया है, जिसमें ये होता है कि एक प्राइवेट कंपनी अपनी तरफ से एक सोलर पंप लगाती है जिसमें फार्मर का कोई भी खर्चा नहीं होता है। अच्छा। तो वो अपना सोलर पंप एक बिजनेस मॉडल के आधार पे फिजिबिलिटी करने के बाद एक सुरक्षित 15 किसानों की मेंबरशिप लेने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि मैं क्लियरली बताऊं कि एक 5 हॉर्स का पावर का पंप लगभग 15 से 20 किसान और लगभग ऐसे कहें कि 20 एकड़ तक की सिंचाई पूरे साल करवा सकते हैं। और उसमें अच्छी चीज़ ये आई है निकल के कि एक तो मैंने कहा कि किसान का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये आ रही है उसमें कि जो किसान उसको चलाएगा वो एज ए एंटरप्रेन्योर भी बन जाएगा, उसमें कुछ उसका पैसा की कमाई भी होगी। वो कैसे? वो मैं जैसे कि अब मैंने कहा कि ये एक एंटरप्रेन्योर मॉडल है, इसमें कंपनी अपना पंप लगाती है तो वो अपने एक तरीके से जो उनका फिजिबिलिटी या मेथडोलॉजी है, एक ऐसे किसान को वो सिलेक्ट करते हैं जो इस बिज़नेस को संभालना जानता हो, उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, उस किसान की जिम्मेवारी क्या है कि जिस किसान की कोई भी पानी की रिक्वायरमेंट है किसी टाइम पे उसको नोट करना और उस टाइम उसके खेत में पानी पहुंचाने का साधन करना उस पंप के थ्रू जहां वो पंप लगा है। तो क्या ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट की तरह काम करेगा ये किसान? लगभग कह सकते हैं उसको कि देखिए मॉडल ऐसा होता है कि पहले कंपनी ये एक सही स्थान चुनती है कि पंप कहाँ लगाया जा सकता है और वो ज़मीन किसान देने के लिए उसको रेडी भी होना चाहिए और उसके साथ वो कम से कम 10 साल का एक एग्रीमेंट भी साइन करते हैं जिसमें उसको लीज रेंट या कहें कि एक छोटा कंपनसेशन या किराया कह सकते हैं उसको दिया जाता है। तो उसमें किसान ऐसा नहीं है कि उस ज़मीन को वेस्ट चली गई, उसका किराया मिलता है। हाँ। फिर अगर उसी ज़मीन का मालिक किसान उस काम को चलाने के लिए योग्य है या मान जाता है या फिर कोई तीसरा किसान उसी गांव में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, फिर वो अपने आसपास जहां पंप लगा है आसपास के खेतों किसानों से बात करके ऐसे 15 से 20 किसान जुटाता है जो लगभग इस सर्विस को लेना चाहते हैं। अच्छा। तो इसमें जनरली हमने ये देखा है, अभी तक जो हमारा अभिप्राय रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, वो किसान मान जाते हैं क्योंकि उसमें 2 फायदे हैं। एक तो उनको अपना डीजल लाना करना मेहनत उससे बच जाएंगे। दूसरा ये है कि जो इसका जो रेट है पर एकड़ या प्रति घंटा का, जो कि उस गांव में जो डीजल पंप भी रेंट पे चल रहे होते हैं उसके आधार से 15 से 20% कम रखा जाता है रेट। अच्छा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसान 1 एकड़ एक सिंचाई के लिए 1000 रुपये दे रहा था तो इसमें 700-800 रुपये में ही हो जाएगा। तो उसमें बचत भी है किसान की और उसको करना भी नहीं है, जस्ट डोर डिलीवरी जैसी सर्विस आप उसको समझिए कि उसको सिर्फ ये बताना है कि मुझे इस दिन इतने खेत के लिए इतने घंटे के लिए पानी चाहिए। तो ये एक सिस्टम पूरा बिजनेस मॉडल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि एक पंप लगाने से जो हमने देखा है कि आसपास के 4-5 डीजल पंप बंद हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं एक सोलर पंप लगा रहा हूँ तो कम से कम अगर 5 पंप बंद हो रहे हैं तो 25 टन कार्बन एमिशन भी हम कम कर पा रहे हैं। और जो किसान 20% खर्चा भी अपना कम कर पा रहा है। जैसा कि हमने पहले कहा कि इसका खर्चा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि डीजल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, डीजल पंप की रिपेयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो उस तरह से 20% सीधा जो किसान इसका बेनिफिशरी है उसको भी फायदा है। अब जो किसान चला रहा है उसको भी कमाई हो रही है, उसके लिए भी मॉडल है। उसका मॉडल ये है कि भाई जितने वो पैसे कलेक्ट करेगा तो कंपनी उसको भी कुछ 15-20% का कमीशन देती है। अच्छा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक किसान 1 लाख रुपए का सर्विस दे पा रहा है एक साल में लगभग, तो 15-20 हज़ार रुपया वो इससे भी कमाई कर लेगा। अच्छा। और इसमें विन विन सिचुएशन है। कंपनी भी अपना प्रॉफिट जनरेट शुरू करना करेगी 5 साल के बाद जब उनका ब्रेक इवन हो जाएगा। और इस पंप की कम से कम जो लाइफ है वो 10 साल तो कम से कम है, लेकिन अगर देख रेख ठीक करी जाए तो 15 से 20 साल भी हो सकती है। तो उस स्थिति में ये बड़ा एक अच्छा सौर सिंचाई सेवा, मतलब एक अच्छा और उभरता हुआ मॉडल है जो कि मैं समझता हूँ कि हर किसान को समझना चाहिए। और हर डेवलपमेंट एजेंसी जो इस
विषय में काम करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है सोलर इरिगेशन को, और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर हम कुसुम स्कीम में कुछ बदलाव करना चाहें तो इसमें कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुसुम स्कीम में क्या है कि आपको पंप को खरीदना होता है अपने पैसे से। यहाँ पे तीनों आई थिंक एक नई दिशा की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मैं इसको बार बार यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि सौर सिंचाई सेवा, यही मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबिलिटी इरिगेशन सर्विस फ्यूचर हो सकता है, जिसमें सबका फ़ायदा है, रोज़गार भी बढ़ रहा है, ग्रीन जॉब जिसको हम बोल सकते हैं, ग्रीन वाटर मिल रहा है हमें, और बचत भी हो रही है, और कार्बन एमिशन भी कम कर रहे हैं, और हम एक जो हम चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो, वो भी हम कंट्रीब्यूट सीधे सीधे कर पा रहे हैं। नहीं, तो आप एक तीर से हम कई निशाने साध रहे हैं। कई तीर, बिल्कुल सही बताया। और आपने बहुत ही यूनिक सिस्टम बताया आपने कि ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक तरीके से मॉडल है या पे फॉर यूज़ सर्विस है ये। तो मुझे इसमें दो बातें जाननी थी कि जैसे आपने कहा कि डीजल की कॉस्ट तो हर साल बढ़ रही है, पर सोलर की कॉस्ट शायद ना बढ़े, तो क्या इसमें ऐसा है स्कोप कि हर साल इसमें रेट नहीं बढ़ेंगे जो सर्विस वो यूज़ कर पा रहे हैं? देखिए, ये अभी एक उभरता हुआ मॉडल है। अब मैं ये कहूँगा कि इसमें अभी कंज्यूमर्स कम हैं जी, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसके सब्सक्राइबर या कंज्यूमर बढ़ जाते हैं तो सर्विस मॉडल ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ सर्विसेज कंज्यूमर ज़्यादा हैं तो इसके कम होने के चांस ही ज़्यादा हैं। और जो अभी सोलर पैनल या सोलर पंप की कॉस्ट डिमांड जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंपटीशन होगा। अभी कुछ ही कंपनियां ऐसी सेवा में हैं। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर और ऐसे सोशल वेंचर्स को आगे आना चाहिए, या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कुछ सर्विस शुरू होनी चाहिए। जब मार्केट में कंपटीशन होगा, मार्केट भी ग्रो करेगी, अडॉप्शन भी बढ़ेगा, और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की जो सर्विस क्या है वो भी आएगी जी। तो उस दिशा में अगर हम कैसे बढ़ सकते हैं, मेरा आपसे बात करने का बस यही अभिप्राय है कि इसको प्रचार कैसे किया जाए। जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन दूसरा एक सवाल और किसानों की तरफ से मैं जो सोच रही हूँ कि इसको वो रिक्वेस्ट जब उनको देनी होगी तो वो किसी माध्यम से देंगे या वो फ़ोन पे बताएंगे? कैसे बताएंगे उनको कि हमें ये सर्विस इस दिन चाहिए? क्या इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा कि उन्होंने बोला था कि मुझे ये सर्विस चाहिए, लेकिन उस दिन अगर उनको नहीं मिली, तो कोई माध्यम है, ऐप है, या क्या है? जी, वही मैं जो कह रहा हूँ, जो एंटरप्रेन्योर बना है, हम उसको एक सोलर इरिगेशन एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं उसको। उसी का काम ये है कि वो पूरा साल का उनका वो रिक्वायरमेंट लेके रखता है कि कब किसको किस किसान को चाहिए। जो भी 15-20 किसान उस पंप के साथ जुड़े हैं, उसके दायरे में आ रहे हैं, वो उसका पूरा शेड्यूल बना रहता है। और फिर उसी का काम यही है कि वो किसान से कंफर्म करता है। पहले रिक्वायरमेंट तो उसके रजिस्टर में ऑलरेडी रहती है, फिर वो एक रजिस्टर भी मेंटेन करता है कि आपको कब कितना पानी दिया गया, और उसके हिसाब से उसको बिलिंग होती है। तो ये पहले से ही तय होता है कि कौन से किसान को कब पानी मिलेगा। और ये हमने पिछले 1 साल में देखा है, 1-2 साल हो गए हमें ये प्रयोग करते हुए, तो काफ़ी सफल रहा है। और इस बार हमारा एक टारगेट लिया है कि हमने अगले 1 साल में ऐसे 50 सोलर इरिगेशन सर्विस, सौर सिंचाई सेवा का जो प्रावधान है 50 गांव में करना है जी। तो ये आई थिंक एक छोटी सी शुरुआत है जो एक मॉडल सेट कर सकती है। फिर उसकी हम इम्पैक्ट एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी तक जो हमारा अनुभव रहा है काफ़ी अच्छा रहा है, तभी हम 8-10 किए थे, अभी 50 तक जा रहे हैं। फिर कुछ और संस्थाएं जुड़ेंगी या और प्राइवेट कंपनी आएंगी तो फिर और बढ़ाएंगे इसको जी। तो मतलब सच में ये आई एम इम्प्रेस। मतलब ऐसी एक सर्विस जो सीमांत किसानों के लिए अवेलेबल हो सके तो मेरे को लगता है कि बहुत किसान आगे जुड़ेंगे। और जैसे आपने बताया कि ये बिल्कुल नहीं है तो शायद एडॉप्शन होने में थोड़ा सा समय और लगे। लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस पूरी प्रणाली में, इस पूरे सिस्टम में जिसमें कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस आप डिलीवर कर रहे हैं किसानों को, इसमें चैलेंजेस अभी क्या हैं? मतलब कोई ऐसे चैलेंजेस या आगे के लिए और विस्तार के लिए कोई और ऐसे प्रणाली है जो कि आप इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे, या आपको क्या लगता है, क्या विजन है इसका गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ये एक कैपिटल इंटेंसिव मॉडल है जो कि एक प्राइवेट कंपनी जो इस चीज़ में आ रही है, जो स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप के पास
उसका नाम ही स्टार्टअप इसलिए कि उसके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो अपनी फंडिंग कैसे अरेंज करते हैं, एक तो कंपनी की तरफ से चैलेंज है। दूसरा ये है कि किसान इसको एज ए सर्विस मॉडल कैसे देखते हैं, क्योंकि किसानों को लगता है कि नहीं, पानी कैसे हम सर्विस के तौर पे ले सकते हैं, एक नया अप्रोच है ये। तो वो एक मोबिलाइजेशन पर हो रहे हैं किसान, क्योंकि सीधा सीधा जब उनको लगता है कि 20% है और हमें करना कुछ नहीं है, हमारे समय के मुताबिक अनुसार वो पानी हमें मिल जाएगा और सस्ते रेट में मिल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बस ये होता है कि क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस करना हो, मॉडल बनाना हो, उसको एक डेडिकेटेड टाइम और एक डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो वो जो एंटरप्रेन्योर चुनना एक थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, क्योंकि कंपनी का रहता है कि वो लोकल हो, वो इसी गांव का हो, और किसान हो तो और अच्छी बात है। तो आई थिंक वो एक चैलेंजेस एक मोबिलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि अभी तक तो कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, मनाने में। और फिर ये भी रहता है कि जो 15 किसान कम से कम एक मॉडल को चलाने के लिए लगातार पानी खरीदते रहने चाहिए, कहीं बीच में कोई पेमेंट टाइम पे नहीं दे, वो भी एक थोड़ा सा चैलेंज है। और या फिर सर्विस ना छोड़ दे जी, तो वो एक आई थिंक ट्रेंड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे किसानों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो मुझे लगता है होना चाहिए, पर अभी थोड़ा सा चैलेंज लगता है। और थोड़ा सा चैलेंज एक ये लगता है कि गांव में अगर वो एसेट लगी है उसको कोई डैमेज ना करे। ओके। तो वो क्योंकि एक बड़ा सारा पैनल लगा हुआ है, ओपन में है, तो उसको कोई डैमेज ना हो या कोई जानवर ना उसको आके गिरा दे या इंजर कर दे, क्योंकि सोलर पैनल अगर डैमेज होता है तो नेचुरली सोलर उसमें आएगा। और थोड़ा सा इसका चैलेंज ये है कि बारिश के दिनों में जब धूप नहीं निकलती है तो उसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, तब पानी की तो मैं समझता हूँ वो, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस यही कुछ इसके साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं। अगर मैं पूरे स्टेक होल्डर्स की बात करूं कि एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा, कंपनी फंड कहाँ से लाएगी इतना, क्योंकि मैंने देखा कि उनको 5 साल के बाद प्रॉफिट आना शुरू होगा मोर और लेस। तो 5 साल लगातार है उस कंपनी को इन्वेस्ट करते रहना है। अगर हमें लाखों पंप लगाने हैं तो बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर अपनी स्कीम में या इस तरह की कोई नई स्कीम लगाए जिसमें इस तरह के प्रावधान हो, थोड़ा इनोवेटिव हो सर्विस मॉडल में, क्योंकि छोटा किसान है, हर किसान नहीं खरीद पाएगा उसको, चाहे सब्सिडी भी क्यों ना हो उस पर। तो ये एक समस्याएं इसके साथ जुड़ी हैं, पर अप्रोच बड़ी अच्छी है, विन विन सिचुएशन है। अभी तक का मैंने बोला कि एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हम चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ें। और नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ इस मॉडल में मैंने समझी हैं, उसके हिसाब से मुझे सच में लगता है कि ये एक विन विन सिचुएशन है। और गोइंग फॉरवर्ड जो आप स्कोप बता रहे हैं तो एडॉप्शंस बढ़ सकते हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो इनपुट कॉस्ट भी कम आएगी। तो आई डेफिनेटली फील कि राजीव जी आज आपने एक बहुत बड़े गहरे मुद्दे पे सही प्रकाश डाला है, और एक आशा की किरण इरिगेशन के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आपने दिखाई है। धन्यवाद आपका कृषि सत्य में आने के लिए और इतना सब कुछ हमें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। क्या आप सिंचाई के लिए अभी भी डीजल पंप यूज़ कर रहे हैं? तो अब आपके पास है विकल्प, सौर्य सिंचाई सेवा।